Hello students, welcome you all in the worksheet number 17 of 13 August 2020. As you can see that this worksheet is for class 10th. Here you will be writing your name and the name of your class teacher. So today we will be doing दो वर्कशीट हम आज करेंगे. पहली जो है वो SST की है, सोशल साइंस की है, जिसमें हम इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक डेवलपमेंट पढ़ेंगे और उसके बाद जो हमारी वर्कशीट है वो है इंग्लिश की. तो टाइम नहीं वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का काम. डेवलपमेंट हमारा इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक है, चैप्टर है आपकी बुक में डेवलपमेंट के ऊपर. फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज देयर इनकम इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स. अब बेटा डेवलपमेंट का मतलब होता है बेसिकली विकास. अब विकास के तौर पे या किसी भी तरीके से अगर आपको दो कंट्रीज़ को, मान लीजिए दो कंट्रीज़ आपको कंपेयर करना है, तो क्या करेंगे हम? क्या देखते हैं? इनकम देखते हैं. इनकम के बेसिस पे हम क्या करते हैं? कंट्रीज़ को कंपेयर करते हैं, किसकी इनकम ज़्यादा है, किसकी इनकम कम है, इसके बेसिस पे. जैसे हम बोलते हैं ना, ये वाली कंट्री गरीब, ये तो इतना गरीब देश है, ये बहुत अमीर देश है. तो हम क्या करते हैं? हम इनकम को बेसिकली कंपेयर कर रहे हैं. कंट्रीज़ विद हायर इनकम आर मोर डेवलप्ड विद अदर कंट्रीज़. जो कंट्रीज़ बेटा जिनकी इनकम ज़्यादा होती है वो ज़्यादा डेवलप होती हैं, और जिनकी इनकम कम होती है वो अंडर डेवलप्ड होती हैं. ठीक है, या डेवलपिंग होती है एक तरीके से. तो दिस इज़ बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग द मोर इनकम मीन्स मोर ऑफ ऑल थिंग्स दैट ह्यूमन बींग्स नीड. सिंपल सी बात है, ज़्यादा पैसे किसी के पास है, कोई अमीर है तो उसके पास सारे के सारे रिसोर्सेज है, सारे की सारी ह्यूमन नीड्स का आंसर है, सोल्यूशन है. वेर एवर पीपल लाइक यू शुड हैव, दे विल बी एबल टू गेट विद ग्रेटर इनकम. ठीक है, ज़्यादा पैसे हैं तो ज़्यादा चीज़ें वो खरीद पाएंगे. सो ग्रेटर इनकम इट सेल्फ इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट गोल. ज़्यादा इनकम मतलब इम्पॉर्टेंट गोल एक तरीके से. However, for comparison between countries, total income is not such as useful measure. लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई इनकम का फैक्टर है, इनकम की बेसिस पे हम अलग अलग कंट्रीज़ को कंपेयर करते हैं तो हम टोटल इनकम देख लेंगे कि अमेरिका की टोटल इनकम इतनी है, उसके बाद इंडिया की टोटल इनकम ये है, किसी और कंट्री की, कनाडा की टोटल इनकम ये है. हम टोटल इनकम नहीं देखते. क्यों? साइज़ का भी तो फ़र्क है. इंडिया छोटा है, बड़ा है, अमेरिका बड़ा है, छोटा है, कनाडा बड़ा है, छोटा है, फ़र्क पड़ता है ना. हो सकता है कोई कंट्री छोटी है और कोई कंट्री बड़ी है. किसी कंट्री में मान लीजिए 1 करोड़ लोग रहते हैं और किसी कंट्री में 50 करोड़ लोग रहते हैं. तो टोटल इनकम तो वैसे भी अलग चीज़ हो जाएगा. तो हम टोटल इनकम नहीं देते. हम क्या करते हैं? Total income is not such a useful measure since countries have different population. Comparing total income will not tell you the average what an average person is likely to earn. क्योंकि हर कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो अलग अलग है. तो अगर हम टोटल इनकम निकालेंगे तो हमें ये नहीं पता चल पाएगा कि कोई पर्सन कितना कमा रहे हैं, एवरेज अर्निंग क्या है लोगों की. पीपल इन वन कंट्री बेटर ऑफ देन अदर कंट्री इन डिफरेंट कंट्री. अब सिंपल सी बात है, कंट्री हमें नहीं बता पाएगी. अगर हम टोटल इनकम लेंगे तो हम नहीं बता पाएंगे कि किस देश के लोग दूसरे देश से अच्छे हैं या किसके कम है, किससे ज़्यादा है. हैंस वी कंपेयर द एवरेज इनकम. इसलिए हम क्या करते हैं? एवरेज इनकम निकालते हैं, विच इज़ द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन. अब एवरेज कैसे निकालते हैं? दो कंट्रीज़ है मान लो ये अमेरिका है, फिर उसके बाद हमारे पास इंडिया है, फिर कोई और कंट्री भी है. मान लीजिए इन तीनों का आपको एवरेज निकालना है. तो जितनी इसकी पॉपुलेशन है प्लस जितनी इसकी पॉपुलेशन है प्लस जितनी इसकी पॉपुलेशन है, और फिर हम इसको डिवाइड किससे करेंगे? 3 से करेंगे. ऐसा ही तो करते हैं ना एवरेज निकालने के लिए. नंबर, उसके बाद टोटल एंड फिर नंबर. तो सिंपल सी बात है, टोटल इनकम डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन. ये हमारे पास क्या होता है? इसको हम बोलते हैं एवरेज इनकम निकालने के लिए फॉर्मूला कह लीजिए एक तरीके से. द एवरेज इनकम इज़ ऑल्सो कॉल्ड द पर कैपिटल इनकम. तो एवरेज इनकम को हम पर कैपिटल इनकम भी कहते हैं. तो पर कैपिटल इनकम क्या है? एक पर्सन, एक कंट्री के अंदर एक पर्सन कितना अर्न करता है, दैट इज़ कॉल्ड द पर कैपिटल इनकम ऑफ दैट कंट्री. In World Development Report brought out by the World Bank, the criteria is used in clarifying countries as rich countries and low income countries. So as per government, जो World Bank है हमारा, World Development Report है, जो कि World Bank रिलीज़ करता है, उसमें भी बोल रखा है कि भाई ऐसा है, जो कंट्रीज़ हैं जिसकी इनकम ज़्यादा होगी वो रिच होंगी, और जिसकी इनकम कम होगी, लो इनकम कंट्रीज़ होंगी, उसको हम क्या बोलेंगे? लो इनकम कंट्रीज़ बोलेंगे. तो इस तरीके से हमने डेवलपमेंट के ऊपर जो हमें पैराग्राफ दे रखा था वो हमने पढ़ लिया.
आई होप आपको समझ में आया होगा। इसमें हमने क्या पढ़ा, इसमें हम लोगों ने पढ़ा कि जो कंट्रीज़ को जब हमें कंपेयर करना होता है तो हम इनकम के बेसिस में कंट्रीज़ को कंपेयर करते हैं। अब इनकम ऐसा नहीं है कि मैं सिंपली बोलूँ कि टोटल इनकम अमेरिका की और टोटल इनकम इंडिया की, नहीं, ऐसे नहीं। हम क्या करते हैं, हम जब कंट्रीज़ को हम लोगों को कंपेयर करना होता है तो मैं निकालती हूँ एवरेज इनकम। अब एवरेज इनकम कैसे निकलती है, एवरेज इनकम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, टोटल इनकम डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन, इस तरीके से निकालते हैं। अब वर्ल्ड बैंक क्या बोलता है, वर्ल्ड बैंक कहता है, वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट निकाली, उस रिपोर्ट में वर्ल्ड बैंक ने बोला कि अलग अलग यही जो हमारा एवरेज इनकम वाला क्राइटेरिया है, इसी के बेसिस पे हम कंट्रीज़ को रिच कंट्री या लो इनकम कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। तो चलिए ये हमने पढ़ लिया, क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। Why does national income and average income is not considered as useful measure in comparing countries? कहा है नेशनल इनकम या फिर एवरेज इनकम किसी भी कंट्रीज़ को कंपेयर करने के लिए हम क्यों नहीं यूज़ कर पाते, क्यों हम इसका नहीं यूज़ करते। तो कंट्रीज़ हैव डिफरेंट पॉपुलेशन, हमने पढ़ लिया कि भाई जो अलग अलग कंट्रीज़ हैं उनकी अलग अलग पॉपुलेशन होती है। अब अलग अलग पॉपुलेशन है कंट्रीज़ की, तो उस पॉपुलेशन के बेसिस पे क्या चीज़ रहती है, कोई कंट्री छोटी हो सकती है, अब छोटी है कोई बड़ी हो सकती है, तो टोटल नहीं लेके हम क्या निकालते हैं, हम एवरेज इनकम निकालते हैं और उसके बेसिस पे हम कंट्रीज़ को कंपेयर करते हैं। तो countries have different populations, so comparing them will not tell us what an average person is likely to earn. सिर्फ कंपेयर करने से नहीं पता चलेगा। However, while average income is useful for comparison, it doesn't tell us how this income is distributed among people. अब हमें एवरेज इनकम ये नहीं बताती कि किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब ऐसा भी तो हो सकता है एवरेज निकालने के लिए एक पर्सन बहुत ज़्यादा कमा रहा है और एक पर्सन बहुत कम कमा रहा है, तो इस चीज़ में हम अलग चीज़ें नहीं लेती। टोटल पॉपुलेशन में कुछ ऐसे भी तो लोग होंगे जो अनएम्प्लॉयड होंगे, जिनके पास कोई काम नहीं होगा करने के लिए, तो इस तरीके से हम कंट्री की डेवलपमेंट को इस तरीके से नहीं दिखा सकते। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ पर कैपिटा इनकम, हाउ इट इज़ कैलकुलेटेड। तो हमने पढ़ा था पर कैपिटा इनकम क्या है, एक कंट्री में एक पर्सन कितना अर्न कर रहा है उसको हम पर कैपिटा इनकम बोलते हैं। तो पर कैपिटा इनकम इज़ अ मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ मनी अर्न पर पर्सन इन अ नेशन और जोग्राफिक रीजन। ये दिखाता है कि पर पर्सन, एक पर्सन ने कितना अर्न किया एक कंट्री के अंदर, एक रीजन के अंदर, और इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, इट इज़ कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द कंट्रीज नेशनल इनकम बाय पॉपुलेशन। तो ऊपर हम लिखेंगे जितनी इनकम है और नीचे हम लिखेंगे जितनी पॉपुलेशन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। What criteria are used by the World Bank to compare the development of countries in its report? In which income group does India locate? अब बोला है वर्ल्ड बैंक ने क्या बताया है, कौन सा क्राइटेरिया यूज़ किया है कंट्रीज़ को डिफ्रेंशिएट करने का, कंपेयर करने का। तो द वर्ल्ड बैंक क्लासिफाइज डिफरेंट कंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम। हमने पढ़ लिया, और पर कैपिटा इनकम या एवरेज इनकम के बेसिस पे कंट्रीज़ को उन्होंने डिफ्रेंशिएट करने का ट्राई किया है। इंडिया कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ डेवलपिंग और लो इनकम कंट्री। हमको पता है कि इंडिया या तो डेवलपिंग में आता है या तो लो इनकम कंट्री में आता है। अगला देखते हैं बेटा। इफ़ अ लार्जर पोर्शन ऑफ टोटल इनकम इज concentrated in the hand of few people, average income fails to reflect real distribution of income. How? आपसे पूछा है कि जो larger population of income का है वो कुछ लोगों के हाथों में है, तो एवरेज इनकम क्या हो जाएगी, सही चीज़ नहीं दिखा पाएगी देश के बारे में। किस तरीके से बताइए। अब जैसे मैं सिंपल सी बात बताऊँ, मान लीजिए 4 लोग हैं, 1 2 3 4। अब एक जो पर्सन है वो महीने का 10,000 कमा रहा है, ये महीने का 20,000 कमा रहा है, ये महीने का 5,000 कमा रहा है, और ये महीने का कुछ भी नहीं कमा रहा है। तो हमने पर पॉपुलेशन पर कैपिटा इनकम कैसे कैलकुलेट करी थी, हमने करी थी टोटल इनकम बाय टोटल पॉपुलेशन। तो अभी हमने क्या किया, टोटल करो, 10,000 20,000 कितना हुआ, 30,000 और 5 35,000। ठीक है, कितने लोग हैं, 1 2 3 4 लोग हैं। लोग तो 4 ही होंगे, बेशक कुछ नहीं कमा रहा, हम टोटल पॉपुलेशन करते हैं तो 1 2 3 4 1 2 3 4। सो वी हैव टेकन 4 पीपल हम लोगों ने यहाँ पे लिए हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 4 लिख दिया। अब अगर मैं निकालूँ तो पर कैपिटा इनकम आ गई आपकी 8500। अब बताइए सही दिखा रहा है, इसके हिसाब से एक पर्सन इंडिया के अंदर 80, मतलब यहाँ पे इन 4 लोगों में एक पर्सन 8500 कमा रहा है।
जबकि ये तो 8500 से बहुत ज़्यादा कमा रहा है, मतलब 1500 ज़्यादा है, ये तो बहुत ज़्यादा है, डबल से भी ज़्यादा है, ये बहुत कम है, ये तो कुछ भी नहीं कमा रहा। तो हम डेटा में क्या देखेंगे कि पर कैपिटा इनका इनकम 8500 है। सही होगा क्या? नहीं, सही नहीं होगा। तो यही एक्सप्लेन कर रखा है। When a high concentration of income, usually in a hand of a small percentage of people, there is a larger gap between the wealth of one population segment compared to another. बहुत gap आ जाता है. In this case, there is no actual comparison of income as there is no middle segment. The high income group will take the national average higher, but it will not show the real picture. जैसे कि मैंने बताया था, रियल पिक्चर नहीं देखी पीछे एग्जाम्पल में। एक पर्सन ज़ीरो, जिसकी इनकम कुछ भी नहीं थी, उसकी भी हमारी पर कैपिटल इनकम हम लोग की क्या आ रही है? 8500 आ रही है। क्यों? क्योंकि वो कैलकुलेट तो जिसकी इनकम सबसे ज़्यादा है उसके बेसिस पे हो रही है। तो इस तरीके से हमें जो ट्रू पिक्चर है, रियल पिक्चर है, वो नहीं दिख पाएगी। तो इस तरीके से हमारे 4 क्वेश्चन थे आज की SST की वर्कशीट में। हमने चारों के चारों प्रश्न कर लिए, हमने चारों के चारों एक्सप्लेन भी कर लिए अच्छे तरीके से। बच्चों ये DIFF डिफरेंट के लिए लिखा हुआ है, DIFFERENT, डिफरेंट की पूरी स्पेलिंग ये होती है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको पॉज कर लीजिए, जैसे भी करना है इसको कर लीजिए, आप ये क्वेश्चंस नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट वर्कशीट में। जो अगली वर्कशीट आज हमारे पास है बच्चों, वो है इंग्लिश की। इंग्लिश का टॉपिक है Faith is like Wi-Fi, it is invisible but it has the power to connect you to what you need. तो जो फेथ है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पिछली वर्कशीट के ऊपर भी लिखा हुआ था। ये जो फेथ है, जो विश्वास है, वो वाईफाई की तरह होता है, इनविजिबल होता है, लेकिन कनेक्ट, जब आपको उसकी ज़रूरत होती है वो अपने आप कनेक्ट हो जाता है। हमने चैप्टर पढ़ा है लेटर टू गॉड, पहला चैप्टर है आपकी इंग्लिश की बुक का। हम ये चैप्टर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आप लोगों ने अपनी किताब में भी पढ़ा है। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, जहाँ पे फेथ के बारे में दिखा रखा है। एक पर्सन था लेंचो, जो कि फार्मर था, उसका खेत पूरा का पूरा हेल स्टॉर्म की वजह से उसका पूरा खेत ख़राब हो जाता है, उसकी फसल ख़राब हो जाती है, और जिसकी वजह से वो भगवान से बहुत नाराज़ होता है। अब इसके लिए वो क्या करता है, उसको विश्वास होता है भगवान के ऊपर कि भगवान उसकी मदद करेंगे, तो इसलिए वो क्या करता है, एक लेटर लिखता है, भगवान को एक लेटर लिखता है, और भगवान उसकी मदद तो नहीं करते, बट भगवान का फरिश्ता उसकी मदद कर देता है। और भगवान का फरिश्ता होता कौन है? भगवान का फरिश्ता होता है पोस्ट मास्टर। पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो भगवान के फरिश्ते होते हैं। तो उसी के बारे में हमने पूरा का पूरा ये चैप्टर पढ़ा था। चलिए आज का जो एक्सट्रैक्ट है उसे करते हैं। द हेल स्टॉर्म डिस्ट्रॉयड द क्रॉप एंड नथिंग लेफ्ट। जो हेल स्टॉर्म हमने पढ़ा था, ओलों को बोलते हैं हेल स्टॉर्म, आए और उन्होंने पूरी की पूरी जो क्रॉप है उसको ख़त्म कर दिया और कुछ भी नहीं बचा। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। लेकिन लोग कहते हैं कोई भी भूखा नहीं मरता। ऑल दो द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड। पूरी रात को जो लेंचो था वो सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में सोचता रहा, जो कि क्या था? भगवान की मदद। Whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience। कहता है कि भगवान की आँखें सब कुछ देख लेती हैं, सब पता होता है भगवान को। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ मैन। ऑक्स ऑफ मैन का मतलब होता है बेटा ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही ज़्यादा मेहनती होता है, एक तरीके से स्ट्रॉन्ग मैन बोल सकते हैं आप। वर्किंग लाइक अ एनिमल इन अ फील्ड्स बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। अब लेंचो क्या था? बहुत काम तो करता था, खेतों में काम करता था, बहुत मेहनती था, ठीक है, लेकिन उसको पता था लिखना कैसे है। ठीक है, तो देख लीजिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है लिखना पढ़ना। He decided to write a letter to God to seek his help। उसने डिसाइड किया कि वो भगवान को एक लेटर लिखेगा और भगवान से मदद मांगेगा। He wrote to God, वो लिखता है, जैसे हम लेटर स्टार्ट करते हैं ना, टू द प्रिंसिपल, आपने लेटर लिखी होगी कभी, तो इसी तरीके से भगवान को लिख रहे हैं तो हम एड्रेस करते हैं, जिसके लिए हम लिख रहे होते हैं उसको लिखते हैं। तो लिखा टू गॉड ऑन द एनवेलप के ऊपर लिखता है तो भगवान के लिए। पुट द लेटर इनसाइड, उसके अंदर लेटर रखता है। स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन जाता है और पोस्ट ऑफिस में उसके ऊपर स्टैंप लगाता है और ड्रॉप कर देता है उसको मेल बॉक्स के अंदर। ठीक है। अ पोस्ट मास्टर, अ फैट एमिएबल फेलो, ऑल्सो ब्रोक आउट लाइफिंग। हंसता है जोर जोर से, सब उसको देखता है, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क। लेकिन उसी टाइम वो क्या हो जाता है? सीरियस हो जाता है और अपने जो लेटर है उसको डेस्क पे ऐसे टैप करता है, पटकता है, मतलब लगाता है एक तरीके से, और बोलता है व्हाट फेथ, क्या विश्वास है इस व्यक्ति का। आई विश आई हैड द फेट ऑफ मैन हु रोट दिस लेटर। कहता है कि ऐसा है, आई विश मेरे अंदर भी इतना विश्वास होता।
हम डगमगा जाते हैं ना, लेकिन लेंचो नहीं डगमगाया. स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड. सो इन ऑर्डर टू नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, अब जो पोस्ट मास्टर है वो जो भगवान पे विश्वास था लेंचो का, उसको वो शेक यानी कि उसको डगमगाना नहीं चाहता था. पोस्ट मास्टर को एक आइडिया आया, उसने सोचा कि भाई वो क्या करेगा, आंसर करेगा लेटर का. बट वेन ही ओपनड इट, इट वॉज एनवेलप दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर. लेकिन जब उसने वो लेटर खोला तो उसे लगा कि अरे इसमें सिर्फ इंक पेपर की ज़रूरत नहीं है, इसमें तो कुछ और भी चाहिए. और वो क्या था, वो थे पैसे. बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन. ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़. अब वो अपने एम्प्लॉयज़ से पूछता है कि आप हेल्प करोगे ही, वो भी अपनी सैलरी का एक पार्ट देता है. अपने फ्रेंड से पूछता है, और कुछ लोगों को बोलता है कि भाई चैरिटी करना अच्छी बात है, चलिए आप भी चैरिटी कर लीजिए. इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू टुगेदर. अब 100 पेसोस बहुत बड़ी अमाउंट होती है, तो 100 पेसोस तो वो कलेक्ट नहीं कर पाया. और उसको जो भी वो उसको इकट्ठा कर पाया अपनी सैलरी का पार्ट दे के, पोस्ट ऑफिस में जो बाकी एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने भी हेल्प करी, पोस्ट मास्टर ने अपने जो फ्रेंड्स हैं उनसे भी मदद मांगी, सब करके जितना भी इकट्ठा हुआ, और आपको पता है 70 पेसोस इकट्ठे हुए थे, वो क्या करता है, फार्मर को भेज देता है. ओनली अ लिटिल मोर देन अ हाफ. ठीक है. He put the money in the envelope and address लेंचो लिखता है, and write a letter containing only a single word, signature God. वो कुछ नहीं लिखता, सिर्फ लास्ट में लिख देता है भगवान की तरफ से. हमने पढ़ लिया ये चैप्टर की समरी, आपको ऑलरेडी पता है. अब हमें कुछ प्रश्न दे रखे हैं, कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं. सो लेट्स आंसर देम. हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन. तो आपको पता है लेंचो की फेथ कितनी थी, किस में थी, भगवान. तो लेंचो हैव फेथ इन व्हाट, लेंचो हैव फेथ इन गॉड. चलिए अगला देखेंगे. whom did लेंचो राइट अ लेटर टू. तो लेंचो राइट अ लेटर टू अगेन गॉड, भगवान को ही तो लिखता है. what kind of a person was the postmaster. पूछा है पोस्ट मास्टर कैसा पर्सन था. तो आपको पता है कि पोस्ट मास्टर वॉज अ फैट एंड एमिएबल फिगर. ठीक है. उसके साथ अगर आप चाहो तो आप लिख सकते हो कि ही वॉज ऑल्सो वेरी काइंड हार्टेड. काइंड हार्टेड, काइंड हार्टेड तो था ना, दिल कितना बड़ा था देखो उसका. आगे ये रहा आपका आंसर थर्ड का. हाउ डिड द पोस्ट मास्टर हेल्प लेंचो. अब पोस्ट मास्टर जो है वो लेंचो की मदद कैसे करता है, बताइए कैसे मदद करता है. कैसे मदद करता है. हाँ बिल्कुल सही सोचा आपने कि जो पोस्ट मास्टर है वो उसकी मदद करता है उसको दोबारा से लेटर भेज के. और सिर्फ लेटर नहीं, उसको पैसे भी तो भिजवाता है वो. आप लिख सकते हैं पोस्ट मास्टर हेल्प लेंचो बाय रिप्लाइंग टू his letter with money. ठीक है. रिप्लाई तो करता है और साथ में क्या देता है, पैसे भी देता है, मनी भी देता है. फिर अगला पूछा है द मेटाफर यूज इन द पोएम एन ऑक्स ऑफ अ मैन मीन्स. अब सिंपल सी बात है, एक मेटाफर यहाँ पे यूज़ कर रखा है अ ऑक्स ऑफ अ मैन. आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा. आगे बढ़ेंगे हम. यहाँ पे एक फ्रेज़ यूज़ करा है एन ऑक्स ऑफ अ मैन. इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड वर्किंग मैन. हम लिखेंगे वेरी स्ट्रॉन्ग या फिर हार्ड वर्किंग मैन. ठीक है, हो गया. चलिए अगला देखेंगे. सेकंड क्या है, लेंचो वॉज एन आइडल पर्सन, लेंचो वॉज वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन. क्या है, आइडल पर्सन या वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, कौन सा आएगा, हार्ड वर्किंग. इसका आंसर होगा हार्ड वर्किंग. चलिए
फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स, अब आपको पैसेज में से वर्ड ढूंढ के लिखना है. मॉरल सेंस, मॉरल सेंस का मतलब क्या होता है? कंसाइंस. आगे डिटर्मिनेशन, फेथ, विश्वास. फिर ये हमने पढ़ लिया था. फ्रेंडली और प्लेजेंट, एमिएबल पर्सनैलिटी बोलते हैं. करेंसी ऑफ लैटिन अमेरिका, पेसो. हो गया. चलिए सेकंड क्वेश्चन पूछा हुआ है. नोटिस हाउ द वर्ड होप इज यूज्ड इन दीज सेंटेंसेस फ्रॉम अ स्टोरी. आई होप इट पासेस क्विकली. यहाँ पे दूसरा है देयर वॉज अ सिंगल होप हेल्प फ्रॉम गॉड. तो यहाँ पे दो सेंटेंस आपको दे रखे हैं, दोनों जगह होप अलग अलग तरीके से यूज़ कर रखा है. इन द फर्स्ट एग्जाम्पल होप इज़ अ वर्ब. पहले में क्या है? होप एक वर्ब है. इट विच मीन्स यू विश फॉर समथिंग टू हैपन, जिसमें कि आप चाहते हैं कि वो चीज़ हो जाए. इन द सेकेंड एग्जाम्पल इट इज़ नाउन मीनिंग अ चांस ऑफ समथिंग टू हैपन. और सेकेंड वाले में क्या है? वो नाउन है, इसका मतलब कि भाई चांस है कुछ हो जाए. आगे देखेंगे तो आपको कुछ क्वेश्चन दे रखा है. व्हाट टाइप ऑफ वर्ड इज होप इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. वर्ब या नाउन आपको बताना है. आई स्टिल हैव होप दैट आई कैन गेट टू वर्क ऑन टाइम. वर्ब है, नाउन है. फिर है आई एम स्टिल होपिंग दैट ऑल विल टर्न आउट वेल. मैं अभी भी होप कर रही हूँ कि सारी की सारी चीज़ें सही होंगी. तीसरा है लेंचो नेवर गेव अप होप. लेंचो कभी भी होप नहीं छोड़ता. फिफ्थ. चौथा है फोर्थ. आर चिल्ड्रन आर आर ग्रेटेस्ट होप फॉर फ्यूचर. जो हमारे बच्चे हैं वो फ्यूचर के लिए बहुत बड़ी होप है. फिफ्थ है आई होप एवरी वन लाइक्स दिस एक्सरसाइज. मेरे हिसाब से